नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे PVMCQ रेफरेंस के साथ और ये रहेगा पार्ट 4। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपको LDC का पूरा पेपर, टेस्ट सीरीज इत्यादि देना है तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के LDC क्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज, नोट्स, मैनुअल्स सारे उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपको इस बात की जानकारी हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, कम्बिनेशन ACJ RDSO ड्राइंग नंबर। कम्बिनेशन जो ACJ आया है यानी 52 kg रेल और 60 kg रेल जहाँ आपस में मिलता है वहाँ पे एक कम्बिनेशन ACJ लगता है, तो उसका ड्राइंग नंबर पूछ रहा है दोस्तों। तो उसका ड्राइंग नंबर होगा क्या? उसका ड्राइंग नंबर होगा 6782। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो क्वेश्चन देखिए हमारे एनेक्सर 2/4 में PV मैनुअल में लिखा हुआ है। नोट में देखिए, कम्बिनेशन ACJ ड्राइंग नंबर RT6782 विथ 80 mm गैप shall be provided between the junction of 52 kg रेल एंड 60 kg रेल। 52 kg रेल और 60 kg रेल के जंक्शन के पास आपको कम्बिनेशन ACJ लगेगा, वो भी गैप दोस्तों VVI है। गैप होना चाहिए कितना? 80 mm गैप होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, LWR/CWR may be laid on the sharpest permitted degree of the curve dash than in temperature zone 1। तो आंसर होगा दोस्तों 6.5। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है। देखिए जोन 1 के पूछा है और शार्पेस्ट परमिटेड डिग्री पूछा है। तो शार्पेस्ट परमिटेड डिग्री ऑफ द कर्व कितना है जोन 1 के लिए? 6.5। तो आंसर हो जाएगा 6.5। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है, डैश ईयर्स डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग द मीन रेल टेम्परेचर फॉर द रीजन। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। तो ऑप्शन है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और नोट रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। तो आंसर हो जाएगा 5 से 10। जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो कितने सालों तक रिकॉर्ड होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा PV मैनुअल का एनेक्सर 3/19 में देखिए दोस्तों दिया हुआ है, द रेल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन and scrutinized for any significant change in the value of mean rail temperature and range. It is imperative to compile temperature record for such section for 5 to 10 years to plan maintenance activity for the development of the petroleum। 5 से 10 सालों तक के लिए आपको इसको रिकॉर्ड करके रखना है। ये हमारा एनेक्सर 3/19 में दिया हुआ है पॉइंट 4 में। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए हमारा प्रश्न है दोस्तों, डैश नंबर ऑफ स्लीपर कैन बी रिन्यूड कैजुअली इन 30 कंसेक्यूटिव स्लीपर एट ए टाइम। कितना स्लीपर्स हम लोग रिन्यू कर सकते हैं यदि 30 कंसेक्यूटिव स्लीपर एट ए टाइम करते हैं? तो यानी कितना स्लीपर एक बार में हम रिन्यू कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर। और ये मैनुअल में लिया गया है, देखिए कहाँ से, पारा नंबर 345 का 4। यहाँ पढ़िए दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर, नोट मोर देन 1 स्लीपर इन 30 कंसेक्यूटिव स्लीपर शैल बी रिप्लेस एट ए टाइम। आपको एक स्लीपर से ज़्यादा नहीं रिन्यू करना है, और वो भी कब? जब 30 स्लीपर उसके आगे पीछे कंसेक्यूटिव इंटैक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत VVI प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। प्रश्न है हमारा, वन थर्मिट बिल्डिंग। प्रश्न है दोस्तों हमारा, वन थर्मिट बिल्डिंग टीम कंप्रेसर टैंक कंसिस्ट ऑफ दैट पर्सन एक्सेप्ट गैंगमैन। गैंगमैन के अलावा एक बिल्डिंग टीम के पास कितने आदमी होना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। कितने टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो टोटल होने चाहिए 8 मेंबर्स। देखिए हमारा कहाँ दिया हुआ है,
पीवे मैनुअल का एनेक्सर 3/3 में दिया हुआ है जो पारा नंबर 306 से रिलेटेड है। देखिए, एक बिल्डर या बिल्डर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होना चाहिए 1 नंबर्स, बिल्डर ग्रेड 3 या स्किल्ड आर्टिजन होना चाहिए 2 नंबर्स, और खलासी, हेल्पर खलासी या सिर्फ खलासी होना चाहिए 5 नंबर। यानी कितना हो गया, 5 2 7 1 8, टोटल 8 होने चाहिए। और ट्रैकमैन जो होने चाहिए वो एज पर वर्क लोड होना चाहिए कि वहाँ पर आपको किस प्रकार का काम है, रेल ढुलाना है, एसी ढुलाना है, स्लीपर हटानी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको ट्रैकमैन चाहिए। लेकिन 80 बिल्ड में टीम के साथ टोटल 8 मेंबर हम लोगों को चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 8 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों कि रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशन इन SWR इज कैरिड आउट व्हेन टेम्परेचर इज बिलो इन जोन 1। कह रहा है कि रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस हम लोग जोन 1 में SWR में कितने डिग्री पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा पारा नंबर 324 क्या कहता है, मेंटेनेंस फॉर द SWR यानी शॉर्ट वेल्डेड रेल के लिए क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेशन। पढ़ते हैं दोस्तों इसको, क्या कह रहा है। रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशन लाइक पैकिंग, लिफ्टिंग, अलाइनिंग, local adjustment of the curve, a screening of the blast other than deep screening, and a scattered renewal of sleeper may be carried out without restriction when rail temperature is below Tm+25। ये है दोस्तों Tm+25 in the case of zone 1 and zone 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, Tm+25। अब देखिए आगे भी दिया हुआ है, जोन 3 और जोन 4 के लिए दिया हुआ है दोस्तों Tm+20, यानी ये है जो दिया हुआ ये है जोन 3 एंड जोन 4 के लिए, और ये जो है वो है जोन 1 एंड जोन 2 के लिए। यानी जोन 1 और जोन 2 में रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं आप, तो आपको टेम्परेचर होना चाहिए Tm+25, और जोन 3 और 4 में करते हैं तो होना चाहिए Tm+20। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा पिछले सवाल से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन वो क्वेश्चन था SWR के लिए, ये क्वेश्चन है LWR के लिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं पहले। कह रहा है LWR ऑन द वाइडर वेस स्लीपर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस शैल बी कन्फाइंड टू आवर्स व्हेन द रेल टेम्परेचर इज बिटवीन। कह रहा है कि LWR में आपको रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस करना है तो रेल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। चलिए पहले हम देखते हैं पारा नंबर दोस्तों। पारा नंबर कह रहा है हमारा पीवे मैनुअल का 345 का 1A। 1A क्या कहता है, पूरा पारा पढ़ते हैं हम पहले। द रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इन LWR/CWR शैल बी कन्फाइंड टू आवर्स व्हेन द रेल टेम्परेचर इज बिटवीन TD+10 एंड TD-30। यही है रेंज दोस्तों जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस होना चाहिए। शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द वन सेट ऑफ द समर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा TD+10 चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या TD+10 टू TD-30 होगा, क्या ये होगा आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा वाइडर वेस स्लीपर के लिए पूछ रहा है, नॉर्मल स्लीपर के लिए नहीं पूछ रहा है, ये नॉर्मल स्लीपर के लिए है। तो एक लाइन और आगे पढ़ते हैं। हाउएवर फॉर द LWR ऑन वाइडर वेस स्लीपर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस शैल बी कन्फाइंड टू आवर्स व्हेन रेल टेम्परेचर इज बिटवीन TD+15 एंड TD-30। ये हुआ दोस्तों एक्चुअल आंसर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4 TD+15 एंड TD-30, ये दोनों के रेंज में रहेगा, तब हम LWR में वाइड वेस स्लीपर के लिए ट्रैक मेंटेनेंस कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉइंट शैल बी डिक्लेयर डिफेक्टिव। कब डिक्लेयर करेंगे डिफेक्टिव? पहला ऑप्शन है सरफेस फिनिश डिफेक्ट, सरफेस हमारा डिफेक्ट हो, ब्लो होल हो, फिनिश हो, तो ये सारे यदि होगा तो डिफेक्ट तो ही जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर हो जाएगा 4। इसमें से कुछ भी होगा, सरफेस फिनिशिंग डिफेक्ट हो, ब्लो होल्स हो, फिनिश हो, तो हमारा जॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न कहता है
local distressing of dash meter on either side for the equalization of stresses induced in LWR due to permanent repair। कह रहा है कि लोकल डिस्ट्रेसिंग कितना मीटर करेंगे जब हम लोग उसको इक्वलाइज स्ट्रेस करते हैं यानी LWR में परमानेंट रिपेयर के समय में। तो हमारा मैनुअल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। मैनुअल कह रहा है 349 का 5D IRPWM का, इफ़ नेसेसरी टू कैरिड आउट लोकल डिस्ट्रेसिंग 125 मीटर ऑन आइदर साइड फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस। दोनों साइड दोस्तों आपको 125 मीटर तक लोकल डिस्ट्रेसिंग करना है। किस केस में? बेल्ट फ्रैक्चर के केस में। देखिए नीचे लिखा हुआ है बेल्ट फ्रैक्चर के केस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस इन LWR ड्यू टू परमानेंट रिपेयर। यदि आप बेल्ट फ्रैक्चर के केस में परमानेंट रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ पे बिल्डिंग किए हैं, तो बिल्डिंग के पोर्शन से, यानी यहाँ पर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के पोर्शन से 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर, दोनों साइड आपको लोकल डिस्ट्रेसिंग करना होगा दोस्तों, लोकल डिस्ट्रेसिंग करना होगा। ये हमारा मैनुअल खुद कहता है। चलिए एनेक्सर में भी देख लेते हैं। देखिए एनेक्सर 3/17 में लिखा हुआ है, आफ्टर बिल्डिंग ऑफ ज्वाइंट एट रेल टेम्परेचर बिलो TD ए लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल टू 125 मीटर आइदर साइड be unfastened and tapped at the ensure equalization of the stress and then refastened. The details of equalization of the forces shall be entered in TMS under the local distressing of belt fracture। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, when different grade of rail are welded together। करा 2 ग्रेड का रेल आपस में वेल्डेड किया जाता है, वेल्ड पोर्शन इज टेकन, तो वेल्ड पोर्शन कौन सा लेंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको हायर UTS केमिस्ट्री इज टेकन, हायर UTS वाला लेंगे। हमारा PO मैनुअल कह रहा है पारा नंबर 303 का 2 क्या कहता है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ। ये मैनुअल में लिखा हुआ है, द रोलिंग मार्क ऑन द वेव ऑफ रेल शैल बी चेक्ड बिफोर द वेल्डिंग टू इंश्योर that generally rail is different grades of the rail are not welded together। कह रहा है कि नॉर्मली केस में तो आपको 2 ग्रेड को आपस में वेल्डेड नहीं करना है। However, पर यदि ऐसा नौबत आ जाए इन द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस, तो आपको इस केस में क्या करना है, वेयर रेल इज ग्रेड 710 72 UTS रेल केमिस्ट्री एंड 880 90 UTS केमिस्ट्री आर टू बी वेल्डेड, यानी अलग अलग 2 ग्रेड को यदि आपको वेल्डेड करने की जरूरत पड़े, देन पोर्शन ऑफ ग्रेड 880 90 UTS केमिस्ट्री शैल बी यूटिलाइज फॉर द वेल्डिंग, यानी हायर ग्रेड आपको लेना है। देखिए 72 वाला नहीं लिया, यहाँ पे लिया है 880 90 UTS वाला, जबकि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं 72 UTS और 90 UTS को, तो हायर ग्रेड को लिया है, हमारा मैनुअल कह रहा है। तो आंसर हो जाएगा हायर UTS केमिस्ट्री इज टेकन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है, जनरल लिफ्ट ऑफ ट्रैक इज मैकेनाइज्ड टेम्पिंग। जनरल लिफ्ट ऑफ ट्रैक इज मैकेनाइज्ड टेम्पिंग। क्या होगा आंसर दोस्तों इसको? मैक्सिमम 50 mm आप लिफ्ट दे सकते हैं जनरल लिफ्ट में। ये मैक्सिमम दोस्तों लिखा हुआ कहाँ है मैनुअल में? मैनुअल का पारा 345 का 2 में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस टेम्पिंग इन LWR CWR विथ जनरल लिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50 mm including correction of the alignment shall be carried out during the period when prevailing rail temperature as below। चलिए आगे वाला कहानी है, तो यहाँ दिया हुआ है 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा यानी मैक्सिमम हो गया। मैनुअल साफ साफ कर रहा है नॉट एक्सीडिंग 50 mm, यानी 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्या? जनरल लिफ्ट। अगले प्रश्न पे प्रश्न है हमारा, The regular track maintenance in LWR CWR shall be confined to hours। रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस LWR में कितने पर करेंगे? तो आंसर होगा TD+10 एंड TD-30। ये शायद हम लोग अभी पीछे भी देखे हैं दोस्तों। चलिए फिर देख लेते हैं। पारा नंबर 345 का 1 में हमारा देखे कह रहा है, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इन LWR शैल बी कन्फाइंड टू आवर्स व्हेन द रेल टेम्परेचर इज TD+10 एंड TD-30। दरअसल पिछले बार में वाइडर स्लीपर का ऑप्शन दिया हुआ था, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस वाइडर स्लीपर के लिए था, यहाँ सिर्फ नॉर्मल ट्रैक के लिए पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा
TD + 10 to TD - 30, यानी आंसर हो जाएगा ए, ये वाला। और इससे पहले जो सवाल था जो हमारा वो ये वाला था दोस्तों, वाइडर गेज के लिए, ट्रैक मेंटेनेंस सेल भी हाउएवर LW और वाइडर वेस्ट स्लीपर के लिए, इसके लिए था वो प्रश्न। यहाँ पूछा है प्लेन ट्रैक वाला, तो आंसर हो जाएगा TD + 10 to TD - 30। यदि वाइडर वाला रहता तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है तो वो हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। प्रश्न है रिपेयर शैल बी कैरिड आउट इन द डैश स्टेज इफ एनी फ्रैक्चर टेक प्लेस ऑन LWR। अगर LWR में कोई फ्रैक्चर होता है तो रिपेयर कितने स्टेज में होता है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। अब देखिए यहाँ पारा में हमारा क्या लिखा हुआ है, 349 का 2 का पारा कहता है प्रोसीजर फॉर द रिपेयर 1 2 3 4 स्टेज है दोस्तों। इमरजेंसी रिपेयर होगा, टेम्प्रोरी रिपेयर होगा, परमानेंट रिपेयर होगा और डिस्ट्रेसिंग होगा। रिपेयर 4 स्टेज में होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ 4 स्टेज में होगा, कहाँ? LWR में होगा। अब ये किस केस में दिया दोस्तों? फ्रैक्चर के केस में दिया हुआ। यही यदि बकलिंग रहता तो कितने स्टेज में होता, उसको भी एक साथ क्लियर करते चलते हैं। बकलिंग रहेगा दोस्तों तो यहाँ जो 4 स्टेज है ये हो जाएगा 3 स्टेज में। इसमें से टेम्प्रोरी गायब हो जाएगा दोस्तों, टेम्प्रोरी गायब हो जाएगा, सिर्फ रहेगा इमरजेंसी रिपेयर, परमानेंट रिपेयर और डिस्ट्रेसिंग। ये कहाँ लिखा हुआ है वो भी दिखा देते हैं आपको। चलिए आइए सीधा मैनुअल पर लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने मैनुअल को एक नोट्स बना करके रखा है। नोट्स में देखिए हमारा लिखा हुआ है पारा नंबर 351 का, पारा नंबर 351 का बकलिंग ऑफ ट्रैक। बकलिंग ऑफ ट्रैक को देखिए रेक्टिफाई इन 3 स्टेज। पहला स्टेज क्या है? इमरजेंसी रिपेयर, दूसरा है परमानेंट रिपेयर और तीसरा है डिस्ट्रेसिंग। तो 3 स्टेज में हम बकलिंग को करते हैं। जो कोई फ्रैक्चर रहेगा तो 4 स्टेज हो जाएगा, एक स्टेज और ऐड हो जाएगा जिसमें। और वो स्टेज क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपके बगल में हम दिखा देते हैं आपको। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ रेल फ्रैक्चर कितने पार्ट में है? 1 2 3 4, जो अभी हमारा क्वेश्चन था उसमें। इसमें क्या है? टेम्प्रोरी रिपेयर भी है, 4 स्टेज में होगा। और बकलिंग होगा तो 3 स्टेज में, यहाँ 3 स्टेज, यहाँ 4 स्टेज। तो दोस्तों ये हमारा POA मैनुअल का नोट्स है जो हमारा एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। आप वहाँ जा कर के ईजी वे में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए सीधा सवाल पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है फॉर एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ LWR गिवन इन, ये हमारा पारा नंबर दिया हुआ है, अप्रूवल फॉर द रिक्वायर्ड कौन करेगा अप्रूवल? तो देखिए हमारा POA मैनुअल का पारा नंबर 326 का 4 देखिए क्या कह रहा है, अप्रूवल एंड डेविएशन इंस्टॉलेशन ऑफ LWR CWR और चेंज इन इट्स कंस्टिट्यूशन एट द लेटर स्टेज शैल हैव बीन अप्रूवल ऑफ CT in the each case on the details plan prepare in the according with. However, for any deviation, this provision approval for the PCE Principal Chief Engineer shall be obtained. तो हमारा क्या क्वेश्चन था दोस्तों? हमारा क्वेश्चन यही था कि फॉर एनी डेविएशन के लिए क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा PCE। लेकिन यदि इंस्टॉलेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आंसर हो जाएगा CT। 2 प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, एक CT के लिए, एक PC के लिए। तो PC के लिए आंसर सिर्फ होगा एनी डेविएशन के केस में, एनी डेविएशन के केस में होगा ये, और CT जो होगा सिर्फ इंस्टॉलेशन के केस में होगा, इंस्टॉलेशन के केस में होगा। तो 2 प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच इज नोट एंड इम्प्रूव्ड ACJ ड्राइंग नंबर। कर इनमें से कौन सा ड्राइंग नंबर है जो इम्प्रूव्ड ACJ का ड्राइंग नंबर नहीं है? तो हम मैनुअल में देख लेते हैं दोस्तों। हमारे मैनुअल का पारा नंबर 328 में सारे ACJ का नंबर दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं उसको। द इम्प्रूव्ड ACJ कौन कौन है? 6902, 6914, 6922 और 6930। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन है। 6902 और 6914 है, 6922 और 6930 है, यानी 4160 और 4165
इम्प्रूव्ड एसीजे में नहीं है दोस्तों। ये है किसमें, ये ऑर्डिनरी एसीजे का नंबर है। तो चलिए हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में पूछता है कि इम्प्रूव्ड एसीजे को कितने डिग्री कर्व तक आप बिछा सकते हैं। तो दोस्तों ये है, हम लोग बिछा सकते हैं अप टू 2 डिग्री तक, लेकिन 2 डिग्री से ऊपर यदि बिछाना है, फॉर द कर्व बियॉन्ड 2 डिग्री एंड अप टू 4 डिग्री एसीजे शैल बी लेड ड्राइंग नंबर इतना एंड इतना विद द अप्रूवल ऑफ CTE। CTE के अप्रूवल में आप इसको बिछा सकते हैं। कहाँ डिग्री, कितना डिग्री तक, 4 डिग्री तक। उसका ड्राइंग नंबर क्या दिया हुआ है, 8024 8024। जो आप 4 डिग्री में बिछाएंगे वो आप 6922 या 6902 नहीं बिछाएंगे, आप वहाँ पर बिछाएंगे 8024 बिछाएंगे दोस्तों। चलिए बहुत VVI प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक कैन बी अचीव्ड फॉर न्यूली लेड ट्रैक और फ्रेशली डीप स्क्रीन ट्रैक। कंसोलिडेशन क्या होगा यदि कोई ट्रैक नया बिछाया गया हो या फ्रेश स्क्रीन किया गया हो। तो देखिए सबसे पहले पारा पर आके देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। कह रहा पारा नंबर 337 का 5 का B में दिया हुआ है, हम वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए हैं। कह रहा फॉर न्यूली लेड ट्रैक CTR TSR किए हो या फ्रेशली डीप स्क्रीन ट्रैक है तो 3 राउंड ऑफ पैकिंग, लास्ट 2 ऑफ विच शुड बी ऑन ट्रैक टेम्पिंग मशीन। 3 राउंड ऑफ पैकिंग होना चाहिए जिसमें 2 तो कम से कम टेम्पिंग मशीन से होना चाहिए। यानी सिंपल आप ये समझ लीजिए 1 2 3 राउंड में एक आप करा सकते हैं मैनुअल, कोई भी तीनों में से एक मैनुअल, बाकी 2 आपको टेम्पिंग मशीन से ही करानी है। ये हमारा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, JEE और AN के लिए एग्जाम में बहुत बार आया है। क्या सवाल पढ़ते हैं। द मिनिमम रेल सेक्शन टू बी यूज्ड इन LWR CWR। कौन सा रेल सेक्शन मिनिमम यूज करेंगे CWR में और LWR में मिनिमम। तो पारा नंबर सीधा पढ़ते हैं पहले, फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे। कह रहा पारा नंबर 326 का 5, देखिए सबसे B वाला पॉइंट पढ़िए। क्या कह रहा है, द मिनिमम रेल सेक्शन टू बी यूज्ड शैल बी 52 kg पर मीटर। यानी आप LWR में देखिए, LWR ही है ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर द LWR में मिनिमम रेल सेक्शन क्या होगा, 52 kg होगा। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 2B नंबर 52 kg। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए सवाल क्या कहता है, सवाल है जोगल्ड फिश प्लेट विथ फार इन वोल्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन 80 वेल्ड। कर 80 वेल्ड में जोगल फिश प्लेट विथ फार इन वोल्ट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो हम इसको पहले पारा में चेक करते हैं, हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा PV मैनुअल का पारा नंबर 307 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ वेल्डिंग एंड अदर प्रिकॉशंस। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा और विस्तृत दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको। ये देखिए अब पढ़ते हैं इसको। क्या है, देखिए द एग्जीक्यूशन ऑफ वेल्डिंग एंड अदर प्रिकॉशन। एल्युमिनियम थर्मेट वेल्ड रेल में बी कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विद द डिटेल्स प्रोसीजर लेड डाउन द मैनुअल फ्यूजन। ये कह रहा है 80 वेल्ड डन इन सीतू शैल बी जोगल फिश प्लेट with the 2 clamp and supported of wooden block with a length of 300 mm until tested as good by USFD। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों ये सिंपल भाषा में कि यदि कोई आप नया बिल्ड करते हैं तो नया बिल्ड को करते समय उसको 300 से 450 mm का वुडन ब्लॉक के साथ सपोर्ट देना है, और ये आपको प्लेट को बांध करके रखना है कब तक, जब तक कि USFD द्वारा गुड वेल्ड डिक्लेयर नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जोगल फिश प्लेट विथ फार इन वोल्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन 80 वेल्स विच हैव अंडरटेकन ट्रैफिक इक्वल टू मोर देन 50%। कह रहा है यदि कोई बेल्ट अपना GMT 50% से पार कर चुका है तो उसमें आपको फार इन वोल्ट करके रखना है, जोगल नहीं दोस्तों, सिर्फ फार इन वोल्ट करके रखना है। पॉइंट को समझना है, इसमें आपको फार इन वोल्ट नहीं करना है ये जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती। देखिए क्लैंप लिखा हुआ है, टू क्लैंप
फिश प्लेटेड विथ क्लैंप, पहला नंबर पॉइंट में, यानी नया बिल्ड के लिए, नया बिल्ड में आपको फॉरेन वोल्ट नहीं करना है तब तक कि जब तक को यूएसएफडी से टेस्टिंग नहीं हो जाती, डिफेक्ट दिया जाएगा तब होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कह रहा है यदि कोई बिल्डिंग 50% जीएमटी अपना लाइफ कवर कर चुका है तब आप उसको फॉरेन वोल्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 है जोगल फिश प्लेट विथ क्लैंप और 2 फॉरेन वोल्ट, या तो क्लैंप कीजिए या फॉरेन वोल्ट कीजिए, किसमें? ऑन गुड 80 वेल्ड, गुड 80 वेल्ड हो कहाँ? सेल बी प्रोवाइडेड ऑन द बैंक हैविंग हाइट ऑफ 5 मीटर और मोर, यदि कोई हाई बैंक हो 5 मीटर से ऊंचा हो तब आप वहाँ दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप क्लैंपिंग कीजिए या आपकी इच्छा है तो 2 फॉरेन वोल्ट कीजिए, किसमें? गुड वेल्ड में, चाहे वो बिल्ड डिफेक्टिव हो या गुड वेल्ड हो, आपको फॉरेन वोल्ट करना है। यहाँ स्पष्ट लिखा है दोस्तों, गुड वेल्ड के केस में भी आपको फॉरेन वोल्ट करना है। ऐसे तो ब्रिज पे डिफेक्टिव वेल्ड रखना ही नहीं है, इसलिए डिफेक्टिव वेल्ड का यूज नहीं किया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जोगल फिश प्लेट विद द क्लैंप और 2 फॉरेन वोल्ट ऑन गुड 80 वेल्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का है दोस्तों, या तो आप क्लैंपिंग कीजिए या 2 फॉरेन वोल्ट कीजिए, किस केस में? गुड 80 वेल्ड के केस में भी। कहाँ? सेल बी प्रोवाइडेड ऑन द ब्रिज, ब्रिज के केस में, यदि ब्रिज है और क्या है? वाटरवेज एज 100 मीटर और मोर इट्स अप्रोचेज अप टू 100 मीटर लेंथ, यदि उस नदी का वाटरवेज 100 मीटर है और मोर है तो वो ब्रिज, उस टाइप के ब्रिज में आपको फॉरेन वोल्ट या क्लैंप करके रखना है, गुड वेल्ड हो तो भी। तो मेन डाटा आपको याद रखना है दोस्तों कि 100 मीटर का यदि आपका वाटरवेज है किसी लेंथ का, किसी ब्रिज का सॉरी, तो उस ब्रिज के ऊपर आपको फॉरेन वोल्ट या क्लैंपिंग करके रखना है, गुड वेल्ड हो तो भी। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट VVI है जोगल फिश प्लेट विद क्लैंप और 2 फॉरेन वोल्ट ऑन गुड 80 वेल्ड सेल बी प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ऑफ 3 डिग्री और शार्पर, यदि 3 डिग्री का कर्व है तो गुड वेल्ड में भी आपको क्लैंप करके रखना है या फॉरेन वोल्ट करके रखना है। यानी एक के केस में सिर्फ फॉरेन वोल्ट है दोस्तों, बाकी सभी के केस में क्लैंप और फॉरेन वोल्ट दोनों है। सिर्फ पॉइंट नंबर 2 के केस में क्लैंप नहीं है, 50% GMT पार कर गया हो तो, बाकी 3, 4, 5 के केस में फॉरेन वोल्ट और क्लैंप दोनों है। और नंबर 1 जो केस है इस केस में सिर्फ आपको क्लैंप करके रखना है, वो भी टेस्ट होने से पहले तक। जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है आप प्लेट को खोल सकते हैं। तो पारा नंबर 303 VVI है, अक्सर इस पर कन्फ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है P बराबर EA अल्फा T वेयर अल्फा रिप्रेजेंट्स, अल्फा इसमें क्या रिप्रेजेंट्स करता है दोस्तों? तो P तो हम आपको बता दें पहले, P एक थर्मल फोर्स है जो LWR के केस में ये फार्मूला उपयोग होता है दोस्तों। चलिए आगे हम इसको देखेंगे भी, पहले इसको मैनुअल में देखते हैं ये फार्मूला कहाँ है और किस लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा मैनुअल में देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, आपको बड़ा दिखाई देगा। चलिए ये देखिए हमारा मैनुअल का पारा नंबर 335 थर्मल फोर्स इन LWR। देखिए P है दोस्तों थर्मल फोर्स इन रेल, E है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो थर्मल फोर्स का फार्मूला होता है EA अल्फा T, और कह रहा अल्फा क्या रिप्रेजेंट्स करता है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अल्फा क्या रिप्रेजेंट्स करता है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे, ये अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कंपनसेशन ऑफ स्टील, जिसका वैल्यू होता है 1.152 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्फा का यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील का वैल्यू बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो डाटा आप याद कर लेंगे। 1.152 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू होता है। और ई का भी वैल्यू पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। ई का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रेल 2.11 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों पूछता है दोस्तों। बाकी तो आपको 60 kg का क्रॉस सेक्शन का वैल्यू मालूम है, 52 kg का क्रॉस सेक्शन का वैल्यू मालूम है, तो 1 डिग्री पर थर्मल फोर्स कितना होगा आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए इसको प्रश्न को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर चुनने में आसानी हो। तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील
1.152 गुने 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, इन केस LWR is terminated near the point and crossing, one dash rail panel shall be provided between a stock rail joint and ACJ as well as between the crossing and ACJ in the BG। कह रहा है कितना रेल के बाद LWR को टर्मिनेट किया जाएगा, किस केस में, ACJ और SRJ के केस में। तो देखते हैं हमारा मैनुअल क्या कहता है। मैनुअल कह रहा है 326 का 8 point and crossing, in the case of LWR is terminated near the point and crossing, 1/3 rail panel यानी 39 मीटर shall be provided between a stock rail and ACJ shall as well as between the crossing and ACJ। तो आपको 39 मीटर का रेल प्रोवाइड करना है दोस्तों, यदि आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग और SRJ को टर्मिनेट कर रहे हैं तो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत VVI प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इन द केस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन द वेल्ड पोर्शन ऑफ रेल विल बी फ्रैक्चर इज कट एंड द रिमूव्ड फॉर ए लेंथ ऑफ नॉट लेस दैन डैश मीटर टू कैरिड आउट द रीबिल्डिंग ड्यूली इंट्रोड्यूस ए रेल पीस ऑफ इक्विवेलेंट रेल लेंथ इन SWR ट्रैक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.5। देखिए हमारा पारा नंबर 324 का 6 PV मैनुअल कहता है, इन द केस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन द वेल्ड और इन द रेल द पोर्शन ऑफ रेल विथ फ्रैक्चर इज कट एंड रिमूव्ड फॉर द लेंथ ऑफ नॉट लेस दैन 5.5 मीटर टू कैरिड आउट टू रीबिल्डिंग। तो आपको कितना लेना है दोस्तों, 5.5 मीटर लेना है। ऑल्सो इंश्योरिंग दैट नो बिल्डेज लाइज क्लोजर देन 4 मीटर फ्रॉम द फीस प्लेट ज्वाइंट। ये भी डाटा VVI है दोस्तों। और दो बिल्डिंग के बीच की दूरी 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये VVI डाटा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ए स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डैश कैंपेज शुड बी इम्पोज्ड एंड द फास्टेनिंग ऑन अल्टरनेट स्लीपर लूजेंट बिफोर द ट्रैफिक ब्लॉक इन द ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंसिंग विदाउट रेल टेंसर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। कहाँ लिखा हुआ ये, तो हमारा पारा नंबर 340 का 4 में लिखा हुआ है। देखिए पढ़ते हैं, बिफोर द ट्रैफिक ब्लॉक इज एक्चुअली द टेकन स्पीड रिस्ट्रिक्शन 30 kmph शुड बी इम्पोज्ड द फास्टेनिंग ऑफ अल्टरनेट स्लीपर टू बी लूजेंट। तो आंसर हो जाएगा 30 kmph करना है आपको जब आप बिल्डिंग करते हो किसी ब्लॉक का। तो दोस्तों क्वेश्चन आज थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।